हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंशुल कुमार सोनी आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के चैप्टर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में स्टडी मटेरियल और टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो विजिट करिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है। तो पहला जो क्वेश्चन वो है, अग्र अवनीति की स्थिति में अवक्षय परत का होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो डिप्लेशन लेयर होती है वो फॉरवर्ड वायर्स में कैसी होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, केयरफुली पढ़िए ऑप्शन को और आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संकुचित हो जाती है ना। आपको पता जो डायोड होता है फॉरवर्ड वायर्स में काम करता है। चलिए देखते हैं अवक्षय परत यानी जो डिप्लेशन लेयर है वो कैसे संकुचित होती। चलिए समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर जुड़े हुए हैं ना, एक डायोड है। तो ये एक फॉरवर्ड वायर्स है ना। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के। ठीक है, तो क्या होता है जब करंट फ्लो होती है तो हमें पता है कि दो समान आवेश जब आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो तो क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होलों की अधिकता होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस, और माइनस से जुड़ा है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो उसी प्रकार होल में भी धनात्मक आवेश होता है तो वो धन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है इनमें एक प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण से डिप्लेशन लेयर आपको येलो कलर की दिख रही है। तो डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, एक संकुचन होता है, एक फोर्स लगता है जिस कारण से वो संकुचित हो जाती है। ठीक है, तो जो इसकी जो लेयर की विड्थ है ना, जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कैसे हो गया, संकुचन। ठीक है, जो डिप्रेशन लेयर है फॉरवर्ड वायर्स में क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो चलिए इसका तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख वाहक हैं। मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, है ना, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या प्रमुख वाहक होते हैं। तो पी टाइप में होल जो होते हैं वो प्रमुख वाहक होते हैं। ठीक है, चालकता के। और एन टाइप में किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड है एक। आपको बताना है ऑप्शन देखिए कि डायोड क्या है। आई थिंक अगर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, है ना। इसका आंसर मैं जल्दी से बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दिशीय उपकरण। क्या होता है कि हमें पता है डायोड क्या एक फॉरवर्ड वायर्स में वर्क करता है, रिवर्स वायर्स में नहीं करता, तो वो एक दिशात्मक उपकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख वाहक है। आई थिंक ये वाला बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में जितना एक्सप्लेन किया था आई थिंक उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें एक शब्द मिटा हुआ है वो है फ्री, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप में। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बस लिखा है तो भी सही है, अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन बस लिखा आता तो भी सही है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखा आता तो आपको किस में टिक करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल का उपयोग है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। फर्स्ट ईयर में भी आपको सोलर सेल के विषय में पढ़ाया गया होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि का निर्माण करते हैं, है ना। जो पीएन जंक्शन होता है उसका निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं।
ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए और आंसर को जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एक ही क्रिस्टल में दाता व ग्राही प्रकार की अशुद्धियां मिला के। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक और एक होता है एक्सट्रेंसिक। तो इंट्रेंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है किसकी, एक्सट्रेंसिक की। तो वही कह रहा कि एक ही क्रिस्टल में दाता व ग्राही प्रकार की अशुद्धियां मिलाने पर पीएन संधि बनाई जाती है, आपको पता ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंट्रेंसिक होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। और एक्सट्रेंसिक में एन टाइप और पी टाइप आते हैं, है ना। एन टाइप को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट और पी टाइप को बोलते हैं हम ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो पेंटावेलेंट में आते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। और जो ट्राइवेलेंट में आते हैं तो आते हैं एल्यूमिनियम और बोरॉन, ठीक है। तो इसमें डोपिंग की जाती है किसमें, इंट्रेंसिक में, जर्मेनियम और सिलिकॉन में, ठीक है। तो वही दाताग्राही प्रकार की अशुद्धियां मिलाने पर, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज़ लगती है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे लगती है आपको वीडियो में, या फिर समझने में कहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें चालन बैंड संयोजकता बैंड के समीप होता है ना। कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड किसमें समीप होता है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन देख के जल्दी से बताइए कि किसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड समीप होते हैं, है ना। ये एनर्जी लेवल होता है, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराना होते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। पहले आंसर देखते हैं। इसमें होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अर्धचालक में, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा चित्र देख के कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। ये देखिए कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड। कंडक्शन बैंड को हम कहते हैं चालकता बैंड और बैलेंसी बैंड को संयोजकता बैंड, ठीक है। फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है कंडक्शन और बैलेंसी बैंड में जो बैंड गैप है तो वो बहुत अधिक है ना। तो ये होता है इंसुलेटर में, इंसुलेटर मतलब कुचालक। फिर जो बीच में है वो सेमीकंडक्टर का है, तो उसमें इंसुलेटर की अपेक्षा कम गैप है, ठीक है। और जो कंडक्टर है तीसरे नंबर का, आप देखिए जो कंडक्टर है उसमें क्या है, एक भी गैप नहीं है। इसको हम बोलते हैं गैप फ्री, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, गैप फ्री। तो अब आप लोग बोलेंगे कि उसमें समीप पूछा था तो आंसर लगाया गया था क्या, अर्धचालक, जबकि इसमें समीप में कहाँ पे है, कंडक्टर में, है ना। तो अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें चालन बैंड संयोजकता बैंड के समीप होता है, ठीक है। अति समीप नहीं बोला, अति समीप किस में होता, कंडक्टर में। समीप होता सेमीकंडक्टर में, और दूर होता है किसमें, इंसुलेटर में। तो क्वेश्चन में बोला था समीप, ठीक है। तो समीप होता सेमीकंडक्टर में। जब बोलता अति समीप या बोलता फ्री गैप, तो फ्री गैप किस में होता, कंडक्टर में, और अति समीप भी होता कंडक्टर में। पर क्वेश्चन बोला था कि समीप बस बोला था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। शब्दों का खेल है, पता होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट इसको गलत भी कर देते हैं, तो इसको अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, अर्धचालक। और ये आपके सामने चित्र है कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, अरे आंसर शायद आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो धनात्मक आयन होगा, स्वाभाविक सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो होल बचेगा, और होल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सक्रिय तत्व है, बहुत इजी ये भी, सक्रिय तत्व पूछा, ठीक है। ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए, थोड़ा सा समझिए और आंसर को जल्दी कमेंट कीजिए। मैं इसमें समझा दूंगा, पर आप लोग जल्दी से आंसर को कमेंट कीजिए। हालांकि इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं वैसे। सक्रिय तत्व पूछा है, एक्टिव
जल्दी से बताइए आंसर। कौन एक्टिव हो सकता है ये बताइए जल्दी से। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो इसमें एक्टिव एलिमेंट क्या होगा? सेल होगा। प्रतिरोध एक निष्क्रिय है, इंडक्टर भी एक निष्क्रिय, डायोड भी, है ना। प्रतिरोध, इंडक्टर और डायोड कब सक्रिय होंगे? जब इसमें करंट फ्लो होगा, वोल्टेज मिलेगा। उस सेल में क्या होता? वोल्टेज और करंट उसमें इंक्लूड रहता। तो एक प्रकार का क्या हो गया ये, एक्टिव एलिमेंट कहलाया कि नहीं कहलाया, है ना। प्रतिरोध एक क्या है? निष्क्रिय, इंडक्टर भी निष्क्रिय और डायोड भी निष्क्रिय। जब इसमें बाहर से कुछ एक सोर्स लगाया जाता है तब ये एक्टिव होते हैं, पर सेल में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस में है, तो आप लोग आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पढ़ के जल्दी से आंसर को कमेंट कीजिए। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर बता के सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध, है ना। चलिए, बैटरी, सेल, जनरेटर, ये सब क्या है? एक्टिव तत्व है ना, एक्टिव एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रिपल्स को कैसे हटाएंगे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए। आपको पता है रिपल्स क्या होता? मैं बता दूं, जब एसी को अपन डीसी बनाते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, तो जो डीसी अपन को मिलती है तो वो शून्य फ्रिक्वेंसी, जीरो फ्रिक्वेंसी में नहीं मिलती, उसमें कुछ ना कुछ रिपल्सन होता है। ठीक है, तो उसी को हम कैसे हटाएंगे? ऑप्शन देख के बताइए जल्दी से आंसर, है ना। अपन को एकदम प्योर डीसी करंट नहीं मिलता रेक्टिफायर के द्वारा, कुछ ना कुछ युक्ति अपनाना पड़ता है। तो वो युक्ति को हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिल्टर सर्किट के द्वारा हम क्या, रिपल्स को हटाते हैं। ठीक है, जैसे आर एल हो गया, आर सी वगैरह वगैरह, है ना, एल सी परिपथ, आपको पता ही होगा, सर्किट आपने पढ़ा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक सामान्य तौर पर उपयोग होने वाला अर्धसुचालक होता है ना, मतलब कि अर्धचालक कौन सा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर। तो अधिकतम कौन सा उपयोग होता है? अरे हमने पिछली वीडियो में ही तो पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन, है ना। SCR वगैरह ये सब क्या सिलिकॉन से तो निर्मित होते हैं, तो सिलिकॉन का अधिकतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों में हीट सिंक प्रयुक्त करने का उद्देश्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए। हीट सिंक का उपयोग नॉर्मल सी चीज़ है पर इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसका उपयोग हम करते हैं अत्यधिक ताप वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हीट सिंक होता कैसा है। ये देखिए, ये जो वाइट वाइट से दिख रहा है आपको, है ना, किस पे लगा हुआ है? कमेंट कीजिए। ये जो वाइट वाइट से लगा हुआ किस पे लगा हुआ है? ट्रांजिस्टर वगैरह जो होते हैं ना, उस पे लगा हुआ। ठीक है, तो क्या होता है हीट सिंक का, ये जो वाइट वाइट लगा हुआ हीट सिंक, ये बना होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है, धातु किसका सुचालक है? ताप का सुचालक है। ठीक है, तो क्या होता है जब एलिमेंट गर्म होता है तो हीट सिंक उसकी ताप एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है एलिमेंट एक तो क्षति से बच जाता है और उसकी जो ताप वृद्धि होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन केयरफुली पढ़िए, है ना, और आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज तो है नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जेनर डायोड जो होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में भी वर्क कर लेता है। ठीक है,
आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि आपको बताना है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसलिए आपको जल्दी से बताना ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर डायोड का कितना है, और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है, और साथ ही साथ क्या होता है जो रिवर्स बायस होता है उसमें भी वर्क कर लेता है जेनर डायोड। और आपको याद रखना परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। अब बताइए जल्दी से। कोटर का मतलब यहाँ समझ लीजिए होल। ठीक है, जो ऑप्शन में कोटर लिखा है इसमें समझ लीजिए होल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा होता है। होल और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तब क्या होता है, आवेश वाहक होते हैं। चार्ज का क्या होती है, कैरी होते हैं चार्ज, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, चार्ज कैरियर कहते हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्धचालक में क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते, तो उनके माध्यम से क्या होता है, आवेश का वाहक होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। VVVF का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखिए, मैं पढ़ देता हूँ, है ना। तो ऑप्शन ए लिखा है वेरिएबल वोल्ट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्री अप, और ऑप्शन डी है वेरिएबल वोल्ट और वेरिएबल फ्लक्स। तो जल्दी से बताइए VVVF का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी इज द राइट आंसर ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ VVVF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्ध सुचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया। ठीक है, तो ऑप्शन के माध्यम से इसका आंसर खोजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि प्रतिरोधकता के बीच में होती है। मतलब कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रतिरोधकता के बीच में क्या होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है, मतलब कि इंसुलेटर का आपने पढ़ा था ना, बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर का क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और कंडक्टर का क्या होता है, अति समीप होता है। पर बीच में क्या होता है, अर्धचालक का। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि अर्धचालक का जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता की बीच में होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के प्रतिरोधकता के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल। अच्छा, ये वाला सिंबल आइडेंटिफाई करो कि किसका सिंबल है। ऑप्शन आपके सामने है, NPN PNP PN और डायोड। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग, है ना, जितने ऑप्शन है सबका सिंबल याद कर लीजिएगा, है ना। ए और बी का खासकर, PN और डायोड का क्या, डायोड का सिंबल होता है, PN का सिंबल तो कुछ होता नहीं है, वैसे डायग्राम होता है इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, NPN का सिंबल है। ठीक है, और PNP का होता तो क्या होता है, जो एरो बना हुआ है ना, वो ऊपर की तरफ होता। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया NPN और PN के सिंबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रोटरी स्विच का किस प्रकार का हैंडल डिजाइन सचित्र किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर आ गया तो चलिए आंसर बताइए। अब इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन देख के जल्दी से आंसर बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट रखते नहीं है वैसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉइन स्लॉट कहते हैं। रोटरी स्विच किस प्रकार का हैंडल डिजाइन किया गया है, तो वो कॉइन स्लॉट टाइप का डिजाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कितने के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन
ऑप्शन बी के बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सोलर सेल का प्रतीक चिन्ह है। आपके सामने सिंबल्स दिए हैं ABCD, तो आपको बताना है कि इनमें से जो सोलर सेल का सिंबल कौन सा है ना। तो ऑप्शन बी कैपेसिटर टाइप का दिख रहा है, सेल होगा तो एक बैटरी का साइन तो होगा है ना। सी तो होगा नहीं, डी तो ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं एक सेल की तरह सिंबल बना हुआ है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं सोलर सेल, है ना। क्योंकि सेल है तो सेल में एक सेल टाइप का होगा सिंबल, सेल का सिंबल तो होगा। बी में एक कैपेसिटर बना है और डी में डायोड बना है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका जो चार्ज होता है कितने कूलाम होता है, जो चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ठीक है, कूलाम ये होता है किसका, प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, +1.6, ये प्लस आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा क्यों याद रखना प्लस। ठीक है, आप इसका मास देख सकते हैं कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 दिया हुआ है, 10 टू द पावर -27। तो ये हो गया किसका मास, हो गया किसका, प्रोटॉन का। अब चलते हैं न्यूट्रॉन की ओर। न्यूट्रॉन कहता है कि ये एक न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, इसका जो कूलाम आवेश है वो है 0, पर इसका मास होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो प्रोटॉन का भार है वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27। ठीक है, तो ये आप लोग याद करिए। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पर जो इसका चार्ज होता है कितने कूलाम होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। अब ये देखो -1.6, ठीक है। तो अब देखो प्रोटॉन में क्या है, +1.6, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में -1.6। तो ये आपको याद रखना है साइन, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, साइन लगे लगाया जाते हैं ऑप्शन, तो इसलिए आप लोग देख लीजिए कितने कूलाम है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, चार्ज हमेशा किस में होता है, कूलाम में होता है। ठीक है, चलिए इसका मास देखते हैं, तो 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 मास हो गया, इसका भार हो गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यही था कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते, पर मैंने एक साथ ले आया कि क्वेश्चन कराने से अच्छा कि थोड़ा सा समझा दूँ, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो ये लास्ट था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।